लेंस सामान्य अभिधारणा। दो पृष्ठों से घिरा हुआ समांगी पारदर्शक माध्यम जिसकी एक सतह वक्राकार अवश्य हो, लेंस कहलाता है। पुनः गौर करेंगे। दो पृष्ठों से घिरा हुआ समांगी पारदर्शक माध्यम जिसकी एक सतह वक्राकार अवश्य हो, लेंस कहलाता है। लेंस कांच से बना होता है। लेंस निर्मित करने के लिए जैसे यह कांच हो, कांच का आयताकार अथवा वर्गाकार गुटका। अब लंगड़ा प्रकार अथवा कंपास की सहायता से चाप खींचते हैं। अब ये जैसे आपका केंद्र हो गया, इसको केंद्र मान करके एक निश्चित त्रिज्या का चाप काटें। इधर केंद्र मानकर एक निश्चित त्रिज्या का चाप देते हैं। फिर दोनों को काट दिए। इसे काटने के लिए हीरा युक्त पेंसिल की आवश्यकता होती है। पेंसिल की नोक पर डायमंड यानी हीरा जुड़ा होता है, उसी की सहायता से काटा जाता है। यह आकृति निकल जाएगी। इसको केंद्र मानकर एक निश्चित त्रिज्या का चाप लिए, इस बिंदु को केंद्र मानकर एक निश्चित त्रिज्या का चाप लिए, फिर इन दोनों को हीरा युक्त डायमंड वाले पेंसिल से कट कर लिए। एक आकृति मिल गई। दोनों सतह ये वक्राकार हो गया। बीच में जो भी घिरा हुआ भाग होगा वह समांगी पारदर्शक माध्यम होगा। इसी तरह तब इसकी खासियत, यह किनारे पर मोटा होगा, बीच में पतला होगा। अवतल लेंस है। इसे अपसारी लेंस भी कहा जाता है। यदि यही कांच की पट्टी हो, लंगड़ा अथवा प्रकार या कंपास की सहायता से एक निश्चित त्रिज्या का चाप ले ले, इसको केंद्र मानकर। फिर अब दूसरे तरफ दूसरे केंद्र का चयन करके उतनी ही त्रिज्या या उससे भिन्न त्रिज्या का एक दूसरा चाप ले, इस तरह से ऐसे इसको केंद्र मान करके इधर से चाप ले लिया जाए और फिर इस आकृति को हीरा युक्त पेंसिल की सहायता से काट करके अलग कर लिया जाए। तब यह दो वक्र पृष्ठों से घिरा हुआ एक समांगी पारदर्शक माध्यम प्राप्त हो जाएगा। इस आकृति के अनुसार इसे उत्तल लेंस कहा जाएगा। यह किनारे पर पतला, बीच में मोटा होता है। तो लेंस कांच से ही बनता है। कांच की पट्टिका लेकर, चाहे वो जिस तरह की पट्टिका, एक निश्चित त्रिज्या का चाप ले लेते हैं। अब जिस तरह से चाप के लिए केंद्र बिंदु का निर्धारण करेंगे, उसके अनुसार ही लेंस का फॉर्मेशन होगा। यदि ऐसे कर दिए, फिर इसको केंद्र मान करके इधर से चाप, फिर हीरा वाली पेंसिल से इसी को कट कर। ये भी हो सकता है इधर केंद्र मान करके चाप, फिर अब इधर केंद्र मान करके अब इधर चाप, फिर कट करके दोनों को अलग करके लेंस की प्राप्ति हो जाएगी।
दो पृष्ठों से घिरा वह समांगी पारदर्शक माध्यम जिसका एक पृष्ठ वक्राकार लाइक कर्व, वक्र मीन्स कर्व, वक्राकार अवश्य लेंस कहलाता है। दोनों सतह इसकी वक्राकार, किनारे पर पतला, बीच में मोटा, उभयोत्तल, उभय मतलब दोनों, उभयोत्तल लेंस। इस आकृति में भी दोनों पृष्ठ वक्राकार है, दोनों वक्र पृष्ठ हैं। यह किनारे पर मोटा, बीच में पतला होता है, या तो दोनों ही सतह वक्राकार है तो इसको भी कहेंगे उभय। आकृति अवतल है तो उभयावतल। बाई कनकेव, कनकेव मतलब अवतल, और यह बाई कॉन्वेक्स। यदि इसे काटा जाए, लेंस को काटा जाए, तो काटने की दो प्रक्रिया होगी, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर। ये हो गया आपका कॉन्वेक्स। यदि इसे ऊर्ध्वाधर विभाजित किया जाए दो भागों में, यही आकृति प्राप्त होगी आप। और ये दूसरी आकृति, तो पहला पृष्ठ वक्राकार है, उत्तल, और दूसरा पृष्ठ समतल है, सीधी रेखा, समतल। इस वाले परिप्रेक्ष्य में पहला वाला समतल है, दूसरा भाग वक्राकार है, उत्तल। तो इस कटे हुए भाग का नाम हो जाएगा समतल उत्तल, और इस कटे हुए भाग का नाम हो जाएगा उत्तल समतल। इस पृष्ठ की त्रिज्या होगी, इसका कुछ न कुछ मान होगा, और यह समतल पृष्ठ है, इसकी त्रिज्या अनंत होगी। इनफाइनाइट। यह भी समतल भाग है, इसकी त्रिज्या अनंत होगी, इसकी त्रिज्या ये वक्राकार है, इसका कहीं न कहीं केंद्र होगा, इसकी कुछ निश्चित त्रिज्या होगी। इस वाले केस में, समतल उत्तल के केस में, R1 अनंत, R2 इक्वल टू R। और इस परिप्रेक्ष्य में R1 इक्वल टू R, वक्र सतह है, काल्पनिक वृत्त की रचना हो सकती है, कहीं न कहीं इसका केंद्र जाएगा तो इसकी एक निश्चित त्रिज्या होगी। और जो दूसरा वाला समतल पृष्ठ है, यह वक्राकार नहीं है, इसकी त्रिज्या अनंत होगी। R2 इक्वल टू इनफाइनाइट। यदि इसी को क्षैतिज दो भागों में काट दिया जाए,
यदि यही उत्तल लेंस हो, यदि इसको क्षैतिज दो भागों में काटा जाए तो आपका ये पोर्शन मिलेगा। इसमें दोनों ही पृष्ठ वक्राकार होंगे, दोनों कर्व सरफेस होंगे, दोनों वक्र पृष्ठ के लिए त्रिज्या होगी। नीचे वाला भाग ऐसे जाएगा, इसमें भी दोनों त्रिज्या होगी R1 R2। अब जैसे यह उत्तल लेंस है, इसको कट किया है, एक प्रिज्म का फॉर्मेशन, ये इसका चौड़ा भाग है, इसको आधार कहा जाता है, बेस। नीचे वाले पोर्शन को यदि कट किया जाए इसका ऐसे मिलेगा, इसका ये चौड़ा भाग हो, इसको आधार करेंगे। तो उत्तल लेंस में ऊपरी भाग का आधार नीचे की ओर होता है और निचले भाग का आधार ऊपर की ओर होता है। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात अपने आधार की ओर मुड़ जाती है। ये हो गया मुख्य अक्ष, ये हो गया ध्रुव, मुख्य अक्ष के समांतर किरण जा रही है, अपवर्तन के पश्चात अपने आधार की ओर। जैसा चित्र में गौर कीजिए, ऊपर वाले पोर्शन का चौड़ा भाग नीचे की ओर है, यानी ऊपरी भाग का आधार नीचे की ओर होता है, तो अपवर्तन के पश्चात यह किरण अपने आधार की ओर मुड़ेगी। जो नीचे से किरण जा रही है मुख्य अक्ष के समांतर, तो नीचे वाले भाग का आधार यानी नीचे वाले भाग का चौड़ा भाग ऊपर की ओर होता है। तो अब यह किरण अपवर्तन के पश्चात अपने आधार की ओर, अपने चौड़े भाग की ओर अर्थात ऊपर की ओर मुड़ेगी। यदि अवतल की चर्चा की जाए, अवतल, कनकेव, यदि इसको कट किया जाए, इसका चौड़ा भाग यानी आधार ऊपर की ओर, नीचे वाले पोर्शन का ये चौड़ा भाग यानी आधार ये नीचे की ओर। अवतल लेंस के परिप्रेक्ष्य में ये हो गया आपका मुख्य अक्ष, यह हो जाएगा ध्रुव, यह भी हो जाएगा ध्रुव। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण अपवर्तन के पश्चात अपने आधार की ओर, अपने चौड़े भाग की ओर, तो ऊपरी भाग का चौड़ा भाग ऊपर की ओर अपने आधार की ओर मुड़ेगी, अर्थात चौड़े भाग की ओर मुड़ेगी।
यही निचले भाग में मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण अपवर्तन के पश्चात अपने चौड़े भाग की ओर जाएगी, अर्थात अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात अपवर्तित किरण फैलती है, एक्सपैंड करती है, और जबकि उत्तल लेंस में अपवर्तन के पश्चात किरण एक ही बिंदु पर मिलती है, केंद्रित होती है। एक ही बिंदु पर किरणों के मिलने के कारण ही उत्तल को अभिसारी कहा जाता है, जबकि अवतल को अपसारी कहा जाता है, कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग। अब जैसे ये हो गया आपका उत्तल लेंस, इसकी वक्रता त्रिज्या R1, इसकी R2, किसी एक पृष्ठ को लिया, इसका जो मध्य भाग होगा, मध्य भाग वक्र का मध्य भाग यही ध्रुव कहलाता है, पोल। पोल किसी एक पृष्ठ को लिया, ध्रुव, पोल, यह भी हो जाएगा आपका ध्रुव, पोल। प्रकाशिक केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर, अब जैसे इसकी वक्रता त्रिज्या R1, इसकी वक्रता त्रिज्या R2, इसका R2 का केंद्र इधर हो, जबकि R1 का केंद्र इधर जाएगा। यह हो गया है आपका C2। अब यहाँ से यहाँ तक ये वक्रता त्रिज्या R के बराबर होगा, क्योंकि ये वक्र है। यदि इसको आगे की ओर बढ़ाया जाए तो वृत्त की रचना होगी, तो कहीं ना कहीं केंद्र जाएगा, तो वृत्त की सारी त्रिज्याएं समान होती है, तो त्रिज्या हो गया, और त्रिज्या केंद्र पर लंब होती है, नॉर्मल होती है, तो ये नॉर्मल हो गया। या पहले पृष्ठ पर ये किरण आपतित हो रही है हवा से लेंस में, आपतित किरण, और जब ये यहाँ से लेंस में प्रवेश करेगी, वायु से लेंस में, वायु से कांच में, यानी विरल से सघन में, अभिलंब की ओर झुकते हुए दूसरे पृष्ठ पर जाएगी। अब दूसरा पृष्ठ वक्राकार है, यदि इसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो काल्पनिक वृत्त की रचना होगी, इसका केंद्र इस साइड में आएगा। यहाँ पर अभिलंब देंगे, ये मान लीजिए आपका हो गया C1।
यंग है, ये अविलंब होगा। अब इसके लिए ये त्रिज्या का काम करेगा, केंद्र से सतह तक की दूरी, पृष्ठ तक की दूरी। अब यहाँ लेंस से किरण निकलेगी, अब हवा में आएगी, यानी सघन से विरल में आएगी। तो सघन से विरल में जाएगी तो अविलंब से दूर हटेगी, अब सीधे नहीं चलेगी, अविलंब से दूर हटेगी। तब यही निकलने वाली किरण होगी निर्गत किरण, इमर्जेंट रे। अब निर्गत किरण को पीछे की ओर बढ़ाने पर मुख्य अक्ष को लेंस के अंदर जिस बिंदु पर काटती है उसी को प्रकाशित केंद्र कहा जाता है। लेंस के दूसरे पृष्ठ से निर्गत किरण को पीछे की ओर बढ़ाने पर लेंस के अंदर जिस बिंदु पर मुख्य अक्ष को काटती है प्रकाशित केंद्र कहलाता है। प्रकाशित केंद्र कहलाता है। अब थोड़ी चर्चा मुख्य अक्ष पर। लेंस के दोनों वक्र पृष्ठों के ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा, लेंस के दोनों वक्र पृष्ठों के ध्रुव अर्थात मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा जो प्रकाशित केंद्र से होकर गुजरती है मुख्य अक्ष कहलाती है। प्रिंसिपल एक्सिस लेंस के ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा जो प्रकाशित केंद्र से होकर गुजरती हो मुख्य अक्ष यानी प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। कहलाती हाँ तो मीठा मीठा हम नहीं खाएंगे, कहाँ से थोड़ा बड़ा खा लीजिए। अच्छा देखेंगे। निर्गत
सी प्रकाशित केंद्र मुख्य अक्ष अगले मौलिक तथ्य की ओर उत्तल लेंस के संदर्भ में मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण अपवर्तन के पश्चात अपने आधार अर्थात चौड़े भाग की ओर मुड़ जाती है। ऊपरी भाग का चौड़ा भाग, ऊपरी भाग का आधार नीचे की ओर होता है, नीचे वाले भाग का आधार, नीचे वाले पोर्शन का चौड़ा भाग ऊपर की ओर होता है। उत्तल लेंस में ऊपरी भाग का आधार नीचे की ओर, निचले भाग का आधार ऊपर की ओर होता है। तो उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात अपने आधार की ओर मुड़ जाती है, अतः एक दूसरे को एक निश्चित बिंदु पर काटती है, अर्थात सभी अपवर्तित किरणें एक जगह केंद्रित हो जाती हैं। इस कारण इसको अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। कन्वर्जिंग लेंस अवतल के संदर्भ में मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात अपने आधार की ओर, ऊपरी भाग का चौड़ा भाग ऊपर की ओर होगा तो ऊपर की ओर मुड़ेगी, अपने आधार की ओर मुड़ेगी। और निचले भाग का चौड़ा भाग यानी आधार नीचे की ओर होगा तो ये नीचे की ओर मुड़ेगी। इस तरह से फैलती हुई जाएगी, अपवर्तित किरण फैलती हुई जाएगी। ये आपतित किरण है आने वाली, ये अपवर्तित किरण। इन किरणों को पीछे की ओर यदि बढ़ाया जाए तो एक दूसरे को काटती हुई प्रतीत होगी। यही इसका काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। यह अवतल लेंस आपतित किरणों को अपवर्तन के पश्चात फैला देता है, इस कारण इसे अपसारी लेंस भी कहा जाता है। अपसारी अपसारी लेंस, डाइवर्जिंग लेंस। वीडियो कॉल कर सकते हैं, वॉइस कॉल कर अपलोड हो रहा है। अभी घरे लगा दे, घरे आने के बाद पकड़ेगा आपका नहीं हुआ अभी। दूर स्टैंड आ रखा है चलिए तो लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण अपवर्तन के पश्चात एक दूसरे को मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काटती हैं प्रथम फोकस कहलाता है। प्रथम फोकस और मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से चलने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, द्वितीय फोकस कहलाता है।
द्वितीय फोकस। अब इसके आधार पर 3 प्रकार के निष्कर्ष प्राप्त होते हैं। फोकस से चलने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। जैसे मुख्य अक्ष फोकस मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली अथवा आने वाली अर्थात आपतित किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को फोकस पर काटती है। अपवर्तित किरण अपवर्तित किरण आपतित यह भी आपतित किरण। लेंस के प्रकाशित केंद्र से होकर गुजरने वाली किरण अपने मार्ग से विचलित नहीं होती, अर्थात उस पर अपवर्तन का नियम लागू नहीं होता, अर्थात वह विरल से सघन में प्रस्थान करे अथवा सघन से विरल में प्रस्थान करे, सीधी रेखा में चलती है, उस पर अपवर्तन का नियम लागू नहीं होता। नंबर 3, प्रकाशित केंद्र से होकर जाने वाली किरण सीधी रेखा में चलती है, अर्थात इस पर अपवर्तन का नियम लागू नहीं होता। प्रकाशीय केंद्र जैसा कि थोड़ी देर पहले आपको बताया गया, यह लेंस के मुख्य अक्ष पर दोनों वक्र पृष्ठों के अंदर होता है।
तो यदि पतला प्रिज्म होगा, छोटा प्रिज्म होगा, तो दोनों ध्रुवों के एकदम मध्य में होगा लेंस के अंदर। और यदि मोटा लेंस होगा तो मोटे लेंस के संदर्भ में प्रकाशित केंद्र लेंस के अंदर दोनों ध्रुवों के बीच कहीं पर भी हो सकता है। और यदि पतला लेंस होगा तब प्रकाशित केंद्र लेंस के अंदर दोनों ध्रुवों के एकदम मध्य में होता है, वह भी मुख्य अक्ष पर। यहाँ पर गौर करेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण। तो जब भी वस्तु अनंत पर होती है तो हमेशा किरण मुख्य अक्ष के समांतर ही लेंस पर आपतित होती है। अनंत पर स्थित वस्तु से आपतित होने वाली किरण या चलने वाली किरण हमेशा लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर ही आती है। मुख्य अक्ष यह हो गया सी प्रकाशित केंद्र, और इससे जो किरण चले सीधे निकले। इस पर अपवर्तन का नियम लागू नहीं होगा, ये अपने मार्ग से विचलित नहीं होगी, चाहे सघन से विरल में जाए चाहे विरल से सघन में जाए। प्रतिबिंब के संदर्भ में यदि अपवर्तित किरणें स्वतः एक दूसरे को काटती हैं तब वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, जिसे पर्दे पर उतारा जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु से आकार में छोटा व उल्टा होता है, और जब अपवर्तित किरणें स्वतः एक दूसरे को नहीं काटती बल्कि पीछे की ओर बढ़ाने पर एक दूसरे को काटती हुई प्रतीत होती है, तब आभासी प्रतिबिंब का निर्माण होता है। आभासी प्रतिबिंब सीधा और वस्तु से बड़ा होता है। जब अपवर्तित किरण स्वतः एक दूसरे को काटती हैं तब वास्तविक प्रतिबिंब रियल इमेज प्राप्त होता है। जैसे यहाँ कोई वस्तु है, एक किरण सीधे चली, एक किरण प्रकाशित केंद्र से होते हुए चलेगी, एक किरण यहाँ फोकस से होते हुए, ये फोकस हो गए। तो फोकस से होकर जो किरण जाती है लेंस पर, अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, और जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है वह अपवर्तन के पश्चात अपने आधार की ओर, क्योंकि यह उत्तल लेंस से ऊपर वाले भाग का चौड़ा भाग यदि आधार नीचे की ओर होता है तो नीचे की ओर अपवर्तित किरण, यह भी अपवर्तित किरण। ये दोनों अपवर्तित किरण दोनों एक दूसरे को यहाँ पर काटती, यहीं पर वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। यह हो गया आपका प्रकाशित केंद्र। और यदि अपवर्तित किरणें स्वतः एक दूसरे को नहीं काटती बल्कि पीछे की ओर बढ़ाने पर काटती हुई प्रतीत होती, तो उस संदर्भ में
प्रतिबिंब आभासी होता है। आभासी प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से बड़ा और सीधा होता है। जैसे एक उदाहरण के तौर पर, जब अपवर्तित किरणें स्वतः एक दूसरे को नहीं काटती, तब आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। जैसे यह अवतल लेंस है, यह हो गया मुख्य अक्ष, यह हो गया ध्रुव P1 P2, बीच में हो गया प्रकाशित केंद्र। वस्तु अनंत पर है, तो अनंत पर स्थित वस्तु से आने वाली किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है। अब ये किरणें अपवर्तन के पश्चात अपने आधार की ओर मुड़ेगी। तो अवतल लेंस में ऊपर वाले भाग का चौड़ा भाग यानी आधार ऊपर होता है, तो अपने आधार की ओर ऊपर की ओर मुड़ेगी, और नीचे वाले भाग का चौड़ा भाग ऊपर की ओर होता है। चौड़ा भाग का संदर्भ काटने से यदि लेंस को क्षैतिज काटा जाए, जैसा कि थोड़ी देर पहले आपको बताया गया, इसको काट दिया जाए, ऊपर वाले भाग का ऐसा है और नीचे वाले भाग का ऐसा है। तो चौड़ा भाग यानी आधार, जो ऊपर वाले भाग का आधार है या नीचे वाले भाग का आधार है, तो चौड़े भाग की ओर आधार की ओर मुड़ जाती है, ये अपने आधार की ओर मुड़े। अब ये किरण फैल रही है, एक दूसरे को नहीं काट सकते। अब इनको पीछे की ओर बढ़ाया जाएगा डॉटेड लाइन की सहायता से। अपवर्तित किरणों को पीछे की ओर बढ़ाने पर एक दूसरे को काटती हुई प्रतीत होती है। अब यहीं पर इसका आभासी प्रतिबिंब बने, आभासी प्रतिबिंब। नोट में यदि एक ही वस्तु के अलग अलग ऊंचाई के एक से अधिक प्रतिबिंब बनते हैं, तब वस्तु की ऊंचाई बराबर प्रतिबिंबों की ऊंचाई का गुणोत्तर मान है।
यानी ओ डैश इज इक्वल टू अंडर रूट I1 I2। सेकेंड नोट, आवर्धन मैग्निफिकेशन नियम इज इक्वल टू लेंस चले गया के कहाँ कौन सा खोज जा रहा है आपके पास तो आप मुझे पीछे अंदर आ गए लेंस से तो रुक जाइए तो जा रहा है वो जा रहा है नीचे चले प्रतिबिंब की दूरी और उस लगा में से सीखने बटा में हम लोग के पास परेशान लेंस से है वस्तु की दूरी हमेशा ध्रुव से मापी जाती है। जी अपान अथवा यम इज इक्वल टू प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा में वस्तु की ऊंचाई दैट इज आई बटा में ओ। तो दूरी हमेशा ध्रुव से मापी जाती है। ध्रुव से वस्तु की दूरी को u और ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी को v द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जनरल नॉलेज के तौर पर इंट्रोडक्शन पर्याप्त है। अब इसका सांगोपांग अध्ययन कीजिए, तब क्रमशः टॉपिक के ऊपर धीरे धीरे एक एक करके संदर्भ प्रस्तुत किया जाएगा।